नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसानों को मना लिया जाए, लेकिन सरकार किसानों के बीच में वार्ता का दौर जारी है। हालांकि इसका हल कुछ भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के द्वारा मनाने की कोशिश भी की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि किसानों को कहीं और स्थगित किया जाए, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले का हवाला दिया है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। दरअसल सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि सीमाओं को खोल दिया जाए? इस पर वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने शाहीन बाग मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रदर्शनों के दौरान सड़कों को जाम नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान बार बार वकील द्वारा शाहीन बाग का हवाला देने पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें टोक दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था। कानून व्यवस्था के मामले में मिसाल नहीं दी जा सकती है। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एसजे तुषार मेहता से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ आपकी बातचीत से अभी तक स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं हुआ है। केंद्र ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों को कुछ भी उनके खिलाफ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार गन्ना किसानों को तोहफा देने वाली है। 20 लाख टन से अधिक को लेकर सब्सिडी दी जाएगी। उसके साथ साथ किसानों के लिए जिस तरह से कृषि कानून का विरोध चल रहा है, उसके बीच किसानों के लिए एक नई सौगात वाली बात सामने आई है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, और लेकिन इस बीच केंद्र सरकार गन्ना किसानों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल मोदी कैबिनेट ने गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपए से निर्यात सब्सिडी और 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ के साथ अन्य सब्सिडी देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। प्रकाश जावड़ेकर से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस साल 60 लाख टन चीनी का निर्यात करेगी, जिस पर किसानों को 3500 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा इंस्ट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी देने के फैसले पर भी मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। रविशंकर प्रसाद से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने 20 साल की वैलिडिटी के लिए 700, 800, 900, 1800, 211, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इस महीने सरकार एक नोटिस भी जारी करेगी और प्रस्ताव के मुताबिक मार्च 2021 तक नीलामी की जाएगी। बता दें कि दूरसंचार विभाग के फैसले लेने वाले शीर्ष निकाय डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। इस बीच में सियासी बगावत का दौर भी शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बगावत का दौर शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी पहले से ही राज्य में परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी और सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को लेकर हाल ही में जेड प्लस सुरक्षा कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक उन पर खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। सुरक्षा बढ़ने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बीते दिनों मेदिनीपुर में आयोजित एक रैली में कहा था कि हाल ही के दिनों में उनके ऊपर 11 बार हमले किए गए हैं। उधर अधिकारी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा कि जिस दिन उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मैंने कहा था कि अगर वह टीएमसी छोड़ देते हैं तो उन्हें मुझे खुशी होगी, हम उनका स्वागत करेंगे। बुधवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मैं उनके निर्णय से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ताश के पत्तों के घर की तरह ढह रही है। रोज उनकी पार्टी से कोई नेता हमारी पार्टी में शामिल होने आ जाता है। और ओवैसी पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। ओवैसी पर पैसे बांटने का आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया है। सबके बीच में एक बड़ा सियासी हलचल जो है वो देखने को मिली है। बता दें कि इसके पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए चुनाव और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी काफी पहले से ही चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां एक रैली भी की थी। अब राज्य में बीजेपी की बढ़ती पैठ के बीच ममता बनर्जी ने ओवैसी पर आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी एआईएमआईएम को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल के जालपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि
अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए उन्होंने बीजेपी यानी हैदराबाद की एक पार्टी AIMIM को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में यह भी देखा गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावों की हलचल तेज हो चुकी है और सियासी दौरे भी शुरू हो चुके हैं। इस बीच में हर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का दौर भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग आज 3 दिन के दौरे पर बंगाल आ रहा है। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन ने दौरे पर बंगाल में जिन बंगाल चुनाव की तैयारी करने की जिम्मेदारी है उनके साथ ही इलेक्शन कमीशन के एक अफसर बंगाल का दौरा करेंगे। राज्य में अशांति, हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह के आरोप हर रोज बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये सारे आरोप कितने गंभीर हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग ये समझने की कोशिश कर रहा है। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन अलग अलग जिलों से आई पुलिस रिपोर्ट और जिलों में चुनाव कराने के लिए जो अफसरों को नियुक्ति की गई है उस पर उनकी पिछले कुछ हफ्तों की रिपोर्ट्स का आकलन करेंगे। सूत्र के मुताबिक सुदीप जैन गुरुवार सुबह मध्य कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में रेजिडेंसी, वर्धमान और मेदिनीपुर डिवीजन के 14 जिलों के DEO, DM, पुलिस सुपर और पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे। और आज 16 दिसंबर है। आज से ठीक 8 साल पहले निर्भया के साथ दुष्कर्म किया गया था। वो खौफनाक रात देखी थी निर्भया ने, जो आज जहन में सभी के समाई हुई है। क्योंकि बुधवार को निर्भया कांड की आज 8वीं वर्षी है, लेकिन क्या इन 8 सालों में देश में कुछ बदला है? यहाँ निर्भया के गुनहगार फांसी के फंदे पर जरूर लटक गए हैं, लेकिन क्या सचमुच निर्भया को इंसाफ मिल चुका है? ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसकी मां एक जटिल कानूनी लड़ाई लड़ी है। 16 दिसंबर 2012 को उसके साथ जिन दरिंदों ने बलात्कार किया, उसके मरने के लिए छोड़ गए, वो आखिरकार फांसी के फंदे से झूलेंगे। निर्भया तो बहादुर थी, आखिरी सांस तक लड़ी, मगर होनी को शायद यही मंजूर नहीं था कि वह अपनी आंखों से दरिंदों की फांसी को चढ़ता देखे। उसने वारदात के 15 दिन बाद दम तोड़ दिया था, जब उसके गुनहगारों को फांसी हो गई है। आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए। इस बीच PM मोदी ने ट्विटर पर जानकारी दी है। इसी के साथ साथ जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी कि जो तस्वीरें सामने आई थी इसको लेकर एक खास बात ये मानी जा रही है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर आज PM मोदी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। PM ने यहां अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की है। ये मशालें देश के अलग अलग कोनों के साथ बांग्लादेश में भी जाएगी। PM मोदी के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS विपिन रावत भी शामिल थे। PM मोदी ने यहाँ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों को भी याद किया है। इससे पहले PM मोदी जब सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उसे दौरान राजपथ पर लड़ाकू विमान पर फ्लाइंग पास्ट भी किया था। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें मेदांता में भर्ती कर दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बता दें कि इसके पहले उन्हें कोरोना हुआ था। कोरोना को लेकर उन्हें वैक्सीन लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी दूसरी कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना संक्रमित होने से हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें PGI रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया है। वो रात करीब 9 बजे मेदांता लाए गए हैं। इससे पहले अम्बाला हॉस्पिटल से उन्हें PGI रोहतक रेफर किया गया था। अनिल विज के फेफड़े में इन्फेक्शन है। बता दें कि 20 नवंबर को अनिल विज ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। 5 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि वे वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी थी। अनिल विज को भारत बायोटेक और ICMR की ओर से विकसित की जा रही कोवैक्सीन की डोज दी गई थी। बाद में खुद अनिल विज ने कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कोरोना की वैक्सीन दूसरा डोज लेने के लगभग 14 दिन बाद काम करना शुरू करेगी। और देश में सर्दी का कहर भी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाल कपा देने वाली ठंड भी देश में पड़ रही है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इसके पहले प्रदूषण की मार से भी जनता को दो चार होना पड़ा है और मौसम का लगातार जो है करवट बदलते जा रहा है मौसम। इस बीच उत्तर भारत में लगातार सर्द हवाएं चल रही है, जिसके कारण ठंड और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसके अलावा देश में कई जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, तो कहीं घना कोहरा भी देखा जा रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार मंगलवार को ठंड बढ़ गई और कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं कश्मीर में रात का तापमान 0 से नीचे चला गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल में प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई, जबकि हरियाणा और पंजाब में तापमान सामान्य से नीचे चले गए।
और कोरोना के संक्रमण देश में चल रहा है, लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। इन सबके बीच में संसद का शीतकालीन सत्र भी इसकी भेंट चढ़ गया है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सबके बीच में अब संसद का शीतकालीन सत्र इस बार नहीं होगा। जनवरी से नया बजट सत्र शुरू हुआ, जिसमें बजट को लेकर तैयारियां की जाएगी, बातचीत की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी और कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद का सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को लिखे पत्र के मुताबिक सरकार जनवरी से बजट सत्र को शुरू कर सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया है। ऐसा लंबे समय बाद हुआ है जब संसद का सत्र नहीं हो रहा है। इसी मामले को लेकर पिछले दिनों लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने संसदीय मंत्री को पत्र लिखा था। संसदीय मंत्री जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना संकट के कारण इस बार सितंबर में मानसून सत्र आयोजित नहीं किया गया। इसी में काफी सावधानी बरती गई थी। मानसून सत्र में कुल 27 विधेयक को पास किया गया और इसके साथ साथ बजट सत्र अक्सर जनवरी के आखिर में शुरू होता है। जोशी ने लिखा है कि सर्दी का मौसम कोरोना संकट के कारण काफी अहम है और दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल दिसंबर तक आधा बीत चुका है और ऐसे में अब कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने कई फ्लोर लीडर से संपर्क किया है, उनसे शीतकालीन सत्र पर बातचीत की है। संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने के अपने पत्र पर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने महामारी के साथ शीतकालीन सत्र आयोजित करने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। जनवरी बजट सत्र 2021 के लिए उपयुक्त है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।